हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मई महीने के वीकली करंट अफेयर्स में थर्ड वीक की करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 15 से लेकर के 21 मई के बीच में करंट अफेयर्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं जो कि आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो पिछले एक सप्ताह में जो भी हुआ है देश और दुनिया भर में, जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, वो सभी मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू के रूप में कराने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इससे पहले मैंने इसी तरीके से 2 वीक की वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 14 मई तक की जो करंट अफेयर्स है वो आपको कराया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं मई के थर्ड वीक की करंट अफेयर्स। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, 15 मई को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्या है कि त्रिपुरा के अभी तक जो मुख्यमंत्री थे यानी कि बिप्लब कुमार देव, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, बिप्लब कुमार देव। और अब इनकी जगह पर त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है डॉक्टर माणिक शाह को, डॉक्टर माणिक शाह। और जैसा कि आप जानते हैं त्रिपुरा राज्य के अंदर इस समय बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो जो डॉक्टर माणिक शाह हैं ये बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं। इनको शपथ किसने दिलाई? तो क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसको शपथ दिलाते हैं वहाँ के राज्यपाल। तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का हाल ही में निधन हो गया है? तो एंड्रयू साइमंड्स जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे और हाल ही में एक कार दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। जो एंड्रयू साइमंड्स हैं इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 198 ओडीआई मैचेस खेले थे। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसमें एक सदस्य के रूप में होते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 2 बार वर्ल्ड कप को भी जीता है। तो याद रखिएगा एंड्रयू साइमंड्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। हाल ही में विश्व बैंक ने इनमें से किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए $350 मिलियन की सहायता को मंजूरी दी है? अब ये श्रेष्ठ जी परियोजना क्या है? यहाँ पर जी का मतलब है गुजरात। तो गुजरात के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है और इस योजना पर जो गुजरात सरकार है वो टोटल $500 मिलियन खर्च करेगी। अब इन $500 मिलियन में से $350 मिलियन जो हैं ये वर्ल्ड बैंक से उधार लिए जाएंगे। तो उसी की हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने मंजूरी दे दी है कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात सरकार को $350 मिलियन का ऋण देगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। वैसे आप श्रेष्ठ जी परियोजना का जो टोटल फुल फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राज्य के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए चलाई जा रही है। 15 मई को राजीव कुमार ने भारत के कौन से वे मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार जो हैं ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इन्होंने स्थान लिया है सुशील चंद्रा का। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 25th। तो याद रखिए जो राजीव कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ये भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अप्रैल 2022 के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में किसको चुना गया है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हर महीने जो भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया जाता है। तो महिलाओं में अप्रैल 2022 के लिए दिया गया है एलिसा हीली को। आपको पता होगा हाल ही में अप्रैल महीने के अंदर ही आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया था और उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता था। तो ऑस्ट्रेलिया की ही एक क्रिकेटर है जिनका नाम है एलिसा हीली। इन्होंने उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान सबसे ज़्यादा रन बनाए थे जिसके लिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब दिया गया था। तो ये अप्रैल महीने में काफ़ी चर्चा में रही और इसी कारण से इनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 के अंदर अभी तक जो 4 महीने हुए हैं, चारों महीनों के अंदर जो विजेता हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। पुरुषों में ये सभी विजेता हैं और महिलाओं में ये सभी। तो इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे अप्रैल में जो पुरुषों के अंदर प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है ये हैं केशव महाराज जो कि हैं दक्षिण अफ्रीका के, और ये जो आप देख रहे हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली। 14-15 मई को पहला अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है?
तो अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस, ये सम्मेलन पहली बार हुआ है और इसका हाल ही में आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसको भारत का जो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय है उसने फिक्की के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इसके अलावा भी मुंबई के अंदर कई सारी चीज़ें पहली बार हुई है, जैसे कि आपको पता होगा यहीं पर भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल बस सेवा का शुभारंभ किया गया था। साथ ही आपको पता होगा मुंबई जो है ये न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला शहर है जिसने 2050 तक ही नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है। 15 मई 2022 को हसन शेख महमूद इनमें से किस अफ्रीकी देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो यहाँ पर आप जिनको देख रहे हैं हसन शेख महमूद, ये हाल ही में सोमालिया कंट्री के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। सोमालिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसमें ये स्थित है और आपको पता होगा ये दुनिया के सबसे करप्ट कंट्रीज में से एक है। तो सोमालिया कंट्री के अंदर हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं हसन शेख महमूद। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। मोगादिशु यहाँ की राजधानी है और यहाँ की जो करेंसी है वो है शिलिंग। 16 मई 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया? यानी कि आपको बताना इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसकी स्थापना 47 साल पहले 16 मई को हुई थी। तो ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम, यहाँ पर आप इसको मैप में देख सकते हैं, ये भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी है गंगटोक। तो सिक्किम जो राज्य है ये राज्य डिक्लेयर किया गया था 16 मई सन 1975 को और ये इस तरीके से भारत का 22वां राज्य बना था और इसने हाल ही में अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग या फिर इनको PS गोले भी बोलते हैं। इनकी जो पार्टी है उसका नाम है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। तो ये तो हो गए मुख्यमंत्री। बाकी यहाँ के राज्यपाल कौन है यानी कि गवर्नर, तो उनका नाम है गंगा प्रसाद। यहाँ पर एक सड़क भी थी जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। तो थॉमस कप का खिताब इस बार जीत लिया है भारत ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। और बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्होंने भारत को पहली बार थॉमस कप में जीत दिलाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने यहाँ पर फाइनल में जिस कंट्री को हराया है ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 14 बार थॉमस कप का चैंपियन रह चुका है, तो इसको हरा करके भारत ने पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत लिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया, यानी कि भारत के खिलाड़ियों ने 3 मैच जीत लिए जबकि इंडोनेशिया ने एक भी मैच नहीं जीते। अब इसी तरीके से अगला सवाल आपसे पूछा गया है, उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो यहाँ पर लिखा है ये रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये रिलेटेड कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जो थॉमस कप है और उबेर कप ये दोनों ही सेम लेवल के टूर्नामेंट होते हैं, बस इनमें फ़र्क ये है कि जो थॉमस कप है ये पुरुष खिलाड़ियों के लिए एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जबकि जो उबेर कप है ये महिला खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट होता है। तो अब ये जो उबेर कप है इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने सेकेंड टाइम अपना एक खिताब जीता है और इसने फाइनल में हराया था चाइना को। अब अगला सवाल आपके सामने है, थॉमस और उबेर कप 2022 का आयोजन किस शहर के अंदर किया गया? तो थॉमस और उबेर कप दोनों एक ही जगह पर होते हैं और इस बार इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो थॉमस कप और उबेर कप के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपको क्विकली बताता हूं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो हैं ये अक्सर आपकी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो थॉमस कप जो है ये इस बार इसका 32वां संस्करण था। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पुरुषों का एक टूर्नामेंट है। उबेर कप जो है ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और ये इस बार 29वां संस्करण था। ये एडिशन आपको याद नहीं रखने हैं। इस बार इसका आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर आप देखिए जो थॉमस कप है यानी कि पुरुषों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है उसको जीता है भारत ने और भारत का ये पहला खिताब है। यहाँ पर भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया।
वहीं उबेर कप की अगर हम बात करें तो उबेर कप में साउथ कोरिया ने जीता है। इसने सेकेंड टाइम इसको जीता है और इसने फाइनल में हराया चाइना को। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि भारत ने थॉमस कप और उबेर कप दोनों में ही पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उबेर कप में जो भारतीय महिला बैडमिंटन टीम है वो सेमीफाइनल में भी एंटर नहीं कर पाई थी, जिसके चलते यहाँ पर वो आगे नहीं जा पाई और साउथ कोरिया जो है ये विनर रही। तो इन दोनों टूर्नामेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, अक्सर आपकी परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य के अंदर स्थित है जिसको हाल ही में देश का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं भारत में। तो भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में अब तक 52 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। जो 52वां टाइगर रिजर्व हाल ही में अधिसूचित किया गया है इसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, लेकिन अब इसको एक टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? यह है राजस्थान के अंदर। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। राजस्थान का जो बूंदी जिला है वहीं पर यह स्थित है और ये पूरे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां। अब क्योंकि ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है तो इससे पहले जो 3 अन्य टाइगर रिजर्व हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले बना था रणथंभौर टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद सरिस्का टाइगर रिजर्व और उसके बाद बना था मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो ये 3 पहले से थे और अब चौथा बन चुका है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल में जो लुम्बिनी है, जहाँ पर आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहीं पर इन्होंने विजिट किया था। इनकी इस यात्रा के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नेपाल यात्रा के बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपकी परीक्षा के अंदर बन सकते हैं। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि शेर बहादुर देउबा, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउबा। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है क्योंकि 1 महीने पहले यानी कि अप्रैल में ये भारत की यात्रा पर आए थे और अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे। नेपाल में जो लुम्बिनी है, जहाँ पर आपको पता होगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहीं पर इन्होंने विजिट किया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये नेपाल की 5वीं और लुम्बिनी की पहली यात्रा है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नेपाल तो 5वीं बार गए हैं, लेकिन लुम्बिनी जो यहाँ का नेपाल का शहर है यहाँ पर इन्होंने पहली बार विजिट किया है। इस दौरान ये लुम्बिनी में जो माया देवी मंदिर है वहां पर भी गए। माया देवी मंदिर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये लुम्बिनी में ही है। ये पूरे लुम्बिनी का सबसे मेन जो मंदिर है वो यही है। तो यहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया। फिर दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संयुक्त रूप से लुम्बिनी मठ क्षेत्र के अंदर भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। यानी कि लुम्बिनी मठ क्षेत्र के अंदर एक सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम होगा भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र। इंग्लिश में बोलेंगे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। तो ये जो सेंटर होगा ये नेपाल के लुम्बिनी में भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है और इसी की आधारशिला रखी है दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से। यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट है कि भारत नेपाल ने 6 सहमति ज्ञापनों और समझौतों का आदान प्रदान किया और हस्ताक्षर किए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस विजिट के दौरान दोनों कंट्रीज के बीच में टोटल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर या फिर आदान प्रदान किए गए हैं। तो इतनी बातें आपको नेपाल की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट के बारे में याद रखना है। अब ये क्वेश्चन रेलवेज के बारे में है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह बताना है कि इनमें से किस रेलवे जोन ने नवदूत नामक बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ये बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव है। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी से भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली से भी डायरेक्ट चलता है। तो ये भारत का पहला बैटरी चालित डुअल मोड लोकोमोटिव है जिसको विकसित किया है पश्चिम मध्य रेलवे ने, यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने, जिसका मुख्यालय आपको पता है जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो इसका हमारा आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे।
और इसके लिए जो भारत का रेलवे बोर्ड है उसके द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे को बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड भी दिया गया है। तो इस लोकोमोटिव का नाम क्या है? इसका नाम है नवदूत, जो कि बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से चलता है। हाल ही में किस कंपनी ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स के अंदर $10.5 बिलियन में होलसिम की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो यहाँ पर आप इन दोनों का ही लोगो देख सकते हैं, एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स। इनके आप नाम से जरूर परिचित होंगे। ये दोनों ही भारत की प्रमुख सीमेंट निर्माण कंपनियां हैं। तो अभी तक क्या था कि इन दोनों की ही जो पेरेंट कंपनी थी वो स्विट्जरलैंड की कंपनी थी जिसका नाम था होलसिम। तो होलसिम जो कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, ये अभी तक इन दोनों की पेरेंट कंपनी थी, क्योंकि इन दोनों में ही होलसिम की हिस्सेदारी 50% से भी ज़्यादा थी। लेकिन अब क्या हुआ है, होलसिम ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो भारत की एक कंपनी को बेच दिया है जिसका नाम है अडानी ग्रुप। तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि अडानी ग्रुप जो है ये आज के समय एसीसी और अंबुजा सीमेंट की पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और होलसिम ने अडानी ग्रुप को ये कितने में बेचा है? $10.5 बिलियन। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 16 मई 2022 को स्वदेश में निर्मित कौन से 2 युद्धपोतों को मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में लॉन्च कर दिया गया है? लॉन्च करने का मतलब ये है कि अब इन दोनों युद्धपोत को समुद्र में उतार दिया गया है। अब इनके लगभग 1.5 से 2 साल तक समुद्र में ही परीक्षण होंगे और फिर उसके बाद इनको भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। तो स्वदेश में ही निर्मित ये कौन से वो 2 युद्धपोत हैं जिनको हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया है? एक का नाम है INS सूरत और दूसरे का नाम है INS उदयगिरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन दोनों को ही मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड एक शिपयार्ड कंपनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनको किसने लॉन्च किया, तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं यानी कि राजनाथ सिंह, उन्होंने ही इन दोनों को मुंबई के अंदर लॉन्च किया है। इनमें से जो INS सूरत है ये एक डिस्ट्रॉयर जहाज है जिसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। वहीं जो INS उदयगिरी है जिसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, तो ये जो INS उदयगिरी है इसको प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है और ये एक फ्रीगेट जहाज है। इन दोनों सीरीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये जो दोनों जहाज हैं ये किन जहाज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट 15B है इसी को विशाखापत्तनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर टोटल 4 डिस्ट्रॉयर जहाज बनाकर इंडियन नेवी को दिए जाएंगे। इनमें से जो पहला जहाज था INS विशाखापत्तनम, इसको आपको पता होगा नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना में कमीशन भी कर दिया गया है। बाकी इसमें जो आप देख सकते हैं जो चारों के चारों ही जहाज हैं ये भारत के 4 शहरों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं, INS मार्मुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत। तो इन्हीं में से जो चौथा जहाज है INS सूरत, इसको हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। तो अभी इसके सी ट्रायल्स होंगे, बाद में इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा। फिर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट 17A। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन नेवी को टोटल 7 फ्रीगेट जहाज बना करके दिए जाएंगे और ये काम 2 शिप बिल्डर कंपनियों को दिया गया है। एक तो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में है, ये 4 शिप बनाएगी। वहीं जो GRSE कोलकाता है वो 3 शिप बनाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के लिए इसमें 3 जो वारशिप हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। पहली थी INS नीलगिरी, दूसरी है INS उदयगिरी जो कि आपको बताया अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में इसको लॉन्च किया है। फिर तीसरी है INS हिमगिरी। तो इस तरीके से अभी के लिए ये 3 लॉन्च हो चुकी हैं, इनमें कोई भी कमीशन नहीं हुई है। लार्सन एंड टुब्रो के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो लार्सन एंड टुब्रो जिसका मुख्यालय मुंबई में है, हाल ही में इसके नए MD और CEO बन गए हैं SN सुब्रमण्यम। तो सिंपली आपको याद रखना है लार्सन एंड टुब्रो के नए MD और CEO कौन है? इनका नाम है SN सुब्रमण्यम। और अगर आपसे चेयरमैन का नाम पूछें तो लार्सन एंड टुब्रो के जो चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष, उनका नाम है अनिल मणिभाई नाइक। अनिल मणिभाई नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्काई ब्रिज 721 नामक दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल किस देश के अंदर खोला गया है? तो विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल हाल ही में ओपन किया गया है चक गणराज्य के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या है? स्काई ब्रिज 721, यानी कि इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 721 मीटर।
इससे पहले ये रिकॉर्ड था पुर्तगाल के नाम पर, क्योंकि पुर्तगाल का एक इसी तरीके से सस्पेंशन पुल है जिसका नाम है अरोका 516, और इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो उस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज था, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया है चेक गणराज्य के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर 721 मीटर लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल बनाया गया है। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची 2022 में कौन शीर्ष पर है? तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने दुनिया के जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं उनकी लिस्ट निकाली है। टोटल 10 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट निकाली गई है, और इसमें जो नंबर 1 पर हैं ये हैं लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी कौन है? ये अर्जेंटीना के एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो इनको यहाँ पर पहले स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर आप इस लिस्ट के अंदर टॉप 10 जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर हैं लियोनेल मेसी, दूसरे पर हैं लेब्रॉन जेम्स, फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, ऐसे ही आप अन्य को भी देख सकते हैं। किस राज्य के छात्रों ने टैबलेट वितरित करने संबंधित ई अधिगम योजना शुरू की है? ई अधिगम योजना जो है इसके अंतर्गत हाल ही में हरियाणा की सरकार ने लगभग 3 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं। जो 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं उनको हरियाणा सरकार ने टैबलेट दिए हैं ताकि ऑनलाइन एजुकेशन वो आसानी से कर सकें। इस योजना में ये भी कहा गया है कि आने वाले साल में 9 से लेकर के 12वीं तक के हर एक कक्षा के छात्र को इसी तरीके से टैबलेट दिए जाएंगे, लेकिन इस साल ये सिर्फ 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हीं को दिए गए हैं। नेपाल के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ पर हाल ही में नए राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है नवीन श्रीवास्तव को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको पता होगा अभी तक नेपाल में भारत के जो राजदूत थे उनका नाम था विनय मोहन क्वात्रा, लेकिन अब इनको भारत का विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया है। तो विनय मोहन क्वात्रा बन गए हैं फॉरेन सेक्रेटरी, और नेपाल में भारत के नए राजदूत बन गए हैं नवीन श्रीवास्तव। बाकी यहाँ पर जो अन्य ऑप्शंस हैं ये भी किसी न किसी कंट्री में भारत के राजदूत या फिर उच्चायुक्त हैं, जैसे कि गोपाल बागले, ये श्रीलंका के अंदर भारत के उच्चायुक्त हैं। प्रदीप कुमार रावत, ये चाइना के अंदर भारत के समय राजदूत हैं। और तरनजीत सिंह संधू, ये हैं अमेरिका के अंदर भारत के वर्तमान राजदूत। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा करी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय कपास परिषद यानी कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया है, और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक को कॉटन मैन भी कहा जाता है, तो इन्हीं के अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमानों को कितने % तक कम कर दिया है? तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी वो होगी 6.4%। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 6.4%। यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स जो है ये अमेरिका की 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है। इसके अलावा जो 2 अन्य हैं उनमें से एक है फिच रेटिंग्स और एक है मूडीज। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी मौजूदा वित्त वर्ष में ये होगी 7.3%। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। 14 मई को इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली के अंदर गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो गति शक्ति संचार पोर्टल जो है ये भारत के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनकी प्रभावी तरीके से निगरानी करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये जो गति शक्ति संचार पोर्टल है इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो है इनके पास 3 मंत्रालय हैं। एक तो है आप जानते हैं रेलवे मंत्रालय, तो फर्स्ट है इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री, दूसरा है इनके पास संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, और जो तीसरा मंत्रालय है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। तो ये 3 मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने हाल ही में गति शक्ति संचार पोर्टल का शुभारंभ किया है। 14 मई को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर के अंदर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया?
तो नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी यानी कि NCFL। ये जो लैब बनाई गई है ये भारत में बच्चों और महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए इस लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। तो ये लैब कहाँ पर बनाई गई है? इसको बनाया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि इसको हैदराबाद में बनाया गया है और इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह के पास सहकारिता मंत्रालय भी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो RBI है, इसने लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में कितने करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दी है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है यानी कि RBI, ये हर साल जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको अधिशेष के रूप में भारत सरकार को देती है। तो 2021-22 के लिए ये अमाउंट है 30,307 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया है एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी को जिनका नाम है फ्रैंक विल्जेक। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। जो फ्रैंक विल्जेक हैं इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। सन 2004 में इनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने प्रकृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी एक्सप्लेनेशन करने में काफ़ी योगदान दिया है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में इनके सराहनीय योगदान के लिए 2004 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार और अभी 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। बोंग मार्कोस जूनियर को किस एशियाई देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है? तो यहाँ पर आप जिनको देख पा रहे हैं बोंग मार्कोस जूनियर, ये फिलीपींस कंट्री के अंदर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और यहाँ की जो करेंसी है वो है पीसो। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फिलीपींस ही वो पहला कंट्री था जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया था। साथ ही आपको पता होगा फिलीपींस कंट्री के अंदर हाल ही में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था मैगी, जिसके चलते यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये सारी बातें आपको फिलीपींस के बारे में याद रखनी है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने चारे की खेती करने वाले किसानों के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हरियाणा। हरियाणा की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक योजना शुरू की जिसको बोलते हैं चारा बिजाई योजना। इस योजना का लाभ 2 लोगों को मिलेगा। पहला, राज्य के जो पशुपालक हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और दूसरा, राज्य के जो किसान हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि किसानों को ये लाभ कैसे मिलेगा, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई भी किसान अपने खेत में चारा उगाते हैं तो उनको प्रति एकड़ के हिसाब से, याद रखिए प्रति एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये दिए जाएंगे सब्सिडी के रूप में। तो 10,000 रुपये की उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी अगर वो किसान चारे की खेती करते हैं। हालांकि आपको बता दूं ये 10 एकड़ तक ही लागू होगा, यानी कि कोई भी किसान 10 एकड़ तक के लिए ही सरकार से ये सब्सिडी ले सकता है। और ऑब्वियस ये बात है कि इससे पशुपालकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जो पशुपालक हैं उनको अपने पशुओं को चारा देने के लिए इन्हीं किसानों से चारा मिल जाएगा। उसके लिए उनको दूसरी जगहों पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा हरियाणा की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है। लग्जरी ब्रांड लुई विटॉन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो फ्रांस की एक फैशन कंपनी है जिसको बोलते हैं लुइस विटॉन। इन्होंने हाल ही में भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस तरीके से जो दीपिका पादुकोण हैं ये भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है लुइस विटॉन कंपनी की। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता होगा हाल ही में जो कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस के अंदर, उसमें ज्यूरी मेंबर के रूप में दीपिका पादुकोण को भी चुना गया है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर जो फ्रांस की कंपनी है लुइस विटॉन, इसने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत ने प्राप्त किया है? तो विदेशी कंपनियां भारत में जो इन्वेस्ट करती हैं उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI। तो वित्त वर्ष 2021-22 में टोटल FDI भारत को मिला है 83.57 बिलियन डॉलर, जो कि अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड हाल ही में सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आपको जरूर से याद रखने हैं। जैसे कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को जो टोटल FDI मिला है यह 83.57 बिलियन डॉलर।
और इससे पहले भी वित्त वर्ष का आप देख सकते हैं तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 1.6 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी देखी गई है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो उनमें नंबर 1 पर आता है सिंगापुर, क्योंकि भारत को जो टोटल FDI मिला है उसमें 27% हिस्सेदारी सिंगापुर की ही है। फिर दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे पर है मॉरिशस। फिर अगर हम ये देखें कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश आया है तो उसमें नंबर 1 पर आता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्षेत्र, जिसमें 25% FDI मिला है। तो सरकार ने ये जो डेटा जारी किया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नामित किया है? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं जो यूरोपीय देश फ्रांस है यहाँ पर मेन होता है राष्ट्रपति, जो कि आज के समय है इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन पूछा गया है यहाँ पर फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने किसको नामित किया है, तो उनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न। याद रखिए जो एलिजाबेथ बॉर्न है ये फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। भारत ने 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स में अब तक का सर्वाधिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में 24th समर डेफ ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। ये जो टूर्नामेंट होता है इसमें नाम के मुताबिक जो डेफ एथलीट्स हैं यानी कि जो सुनने में सक्षम नहीं हैं ऐसे एथलीट्स ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। भारत ने इस बार अपना 65 खिलाड़ियों का दल भेजा था और इनमें से 17 मेडल भारत को इन खिलाड़ियों ने दिलाए हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 17 मेडल्स। इनमें से 8 है गोल्ड मेडल, 1 है सिल्वर मेडल और 8 हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 24वां डेफ ओलंपिक्स हुआ है इसका आयोजन 1 से लेकर के 15 मई तक किया गया। जिस शहर में इसका आयोजन हुआ उसका नाम है ब्राजील का कैक्सियस डू सूल। यहाँ पर मैंने अलग से भी लिखा हुआ है 24वां संस्करण था और 1 से लेकर के 15 मई तक ब्राजील के कैक्सियस डू सूल नाम के शहर में इसका आयोजन किया गया। मेडल टैली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडल टेबल। मेडल टैली को यहाँ पर टॉप किया है यूक्रेन के खिलाड़ियों ने, क्योंकि यूक्रेन के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने 62 गोल्ड, 38 सिल्वर, 38 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 138 मेडल जीते हैं और इस तरीके से यहाँ पर इसने टॉप किया। दूसरे नंबर पर अमेरिका है और आप देख सकते हैं टॉप 5 में भारत यहाँ पर शामिल नहीं है। तो भारत फिर कहाँ पर है, तो भारत के लिए यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है भारत जो है 9वें स्थान पर है जिसने टोटल 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 17 मेडल जीते हैं और इस तरीके से इसने इसमें 9वां पायदान हासिल किया। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको इस बार के 24वें डेफ ओलंपिक्स के बारे में ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 18 मई 2022 को किसने दिल्ली के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के जो अभी तक उपराज्यपाल थे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था अनिल बैजल, लेकिन इन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। वैसे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल का भी चयन कर लिया गया है। उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना, जो कि KVIC के पूर्व अध्यक्ष थे। तो विनय कुमार सक्सेना जो हैं ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं। ये मैं आपको अगले वीडियोस के अंदर क्वेश्चन के रूप में भी कराऊंगा। 19 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो देश है जिसने इसकी अध्यक्षता की। तो देखिए ब्रिक्स के अंदर टोटल 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और ये जो कंट्रीज हैं ये इसी क्रम में बारी बारी से इसका आयोजन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पिछले साल इसका जो मेजबान था वो था भारत, यानी कि पिछले साल जितनी भी मीटिंग्स हुई ब्रिक्स की वो भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उसी तरीके से इस बार इसका मेजबान बना है चाइना। तो 2022 में जो भी ब्रिक्स की मीटिंग्स होंगी उन सभी की मेजबानी यानी कि अध्यक्षता करेगा चीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मीटिंग हुई वर्चुअल इसमें भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने भी हिस्सा लिया। खबरों में रही ज्ञानवापी मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वाराणसी। तो देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर है शिव जी का, तो उसी के पास में ही ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। इसके चर्चा में रहने का कारण आप सभी जानते हैं क्योंकि इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में विवाद है। हिंदू समुदाय का मानना है कि ये जो मस्जिद है ये एक मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी, यानी कि पहले यहाँ पर एक मंदिर थी जिसको तोड़ करके ये ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी।
जबकि जो मुस्लिम समुदाय है उनका कहना है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये पहले से ही यहाँ पर मस्जिद थी, यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं थी। तो इसी को लेकर के विवाद है हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में। तो इसी कारण ये हाल ही में चर्चा में भी रही। और इसके अलावा हाल ही में जो इसका वीडियोग्राफी सर्वेक्षण किया गया है उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। इन सब के कारण भी ये चर्चा में रही। हाल ही में किस भारतीय को कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर पुरस्कार मिला है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अजय पीरामल। तो अजय पीरामल जो कि पीरामल ग्रुप के अध्यक्ष हैं, इनको हाल ही में कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर का पुरस्कार मिला है। भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इनको यह सम्मान दिया गया है। चर्चित उपन्यास ए प्लेस कॉल्ड होम किसने लिखा है? तो यहाँ पर आप इसका कवर पेज देख सकते हैं, ए प्लेस कॉल्ड होम। ये जो बुक है इसको लिखा है भारतीय लेखिका प्रीति सेनॉय ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारती एयरटेल ने 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ के रूप में किसको फिर से अपॉइंट कर दिया है? तो देखिए, जो भारती एयरटेल कंपनी है अभी तक इसके जो एमडी और सीईओ थे उनका नाम था गोपाल विट्ठल, और एक बार फिर से इन्हीं को 5 साल के लिए भारती एयरटेल का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ये न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया का ही सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1875 को और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। तो अब इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है एस मुंद्रा। एस मुंद्रा जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बन गए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले विदेशी पर्वतारोही कौन बन गए हैं? यहाँ पर आपको इस शब्द पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये एक शब्द हटा दूं तो इसका आंसर बदल जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले जो पर्वतारोही हैं वो है नेपाल के व्यक्ति, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। और इन्होंने आपको पता होगा हाल ही में 26वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल के अंदर स्थित है। तो अगर हम नेपाल के पर्वतारोहियों को हटा दें तो नेपाल के बाहर के जो विदेशी पर्वतारोही हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बार किसने चढ़ाई की है? तो ये रिकॉर्ड हाल ही में बनाया है केंटन कूल ने। केंटन कूल जो है ये ब्रिटेन के एक मशहूर पर्वतारोही हैं और ये नेपाल को छोड़कर बाकी जो अन्य कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बन गए हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो इतना आपको दोस्तों ध्यान रखना है। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो पुरस्कार होता है ये वन संरक्षण की दिशा में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। यहाँ पर वंगारी मथाई जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है ये केन्या की एक पर्यावरण कार्यकर्ता थी, तो उन्हीं के नाम पर ये वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड दिया जाता है। और इससे पहले तक ये सिर्फ 5 लोगों को ही दिया गया था। तो जो 6वीं विजेता इसकी बनी है उनका नाम है सेसिल नत्जेवेट। सेसिल नत्जेवेट जो है, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कैमरून की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इनके योगदान के लिए इनको इस बार का वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जो म्यूजियम्स हैं यानी कि संग्रहालय हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार का विषय है द पावर ऑफ म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालयों की शक्ति। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यह किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 18 मई को। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मई महीने के 3rd वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले है 15 मई। 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। तो एक परिवार के महत्व के बारे में बताने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। इस बार का विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन यानी कि परिवार और शहरीकरण। फिर 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। फिर 16 मई को ही मनाया गया है भारत के अंदर राष्ट्रीय डेंगू दिवस। जो डेंगू बीमारी होती है ये मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है 16 मई को। फिर 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस यानी कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे।
इस बार का विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी। तो विश्व दूरसंचार दिवस जो है ये 17 मई को मनाया जाता है। फिर 17 मई को ही मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो ब्लड प्रेशर के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस 17 मई को मनाया जाता है। इस बार का इसका विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। फिर 18 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जिसका इस बार विषय है पावर ऑफ म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालयों की शक्ति। सो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस यानी कि वर्ल्ड बी डे। इस बार का ये आप देख सकते हैं विषय, हालांकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बी एंगेस्ट भी आप याद कर सकते हैं। 20 मई को ही मनाया गया है विश्व मापिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, और इस बार का जो विषय रखा गया है यह है मेट्रोलॉजी इन द डिजिटल एरा। फिर इसके बाद 21 मई को मनाया गया है आतंकवाद विरोधी दिवस यानी कि एंटी टेररिज्म डे। आप जानते हैं कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी। तो उनकी जो डेथ एनिवर्सरी होती है उसी को एंटी टेररिज्म डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। इसके बाद 21 मई को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी कि इंटरनेशनल टी डे। ये पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था, लेकिन भारत के कहने पर ये 21 मई को अब से मनाया जाता है। तो आपने देखा मई महीने के 3rd वीक में कई सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स थे जिनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 10 से लेकर के 19 मई तक ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 किस देश के अंदर आयोजित किया गया है? तो शूटिंग यानी कि निशानेबाजी का जो जूनियर लेवल का विश्व कप हुआ है ये हाल ही में आयोजित किया गया जर्मनी में। जर्मनी का एक शहर है जिसको बोलते हैं शूहल, और यहीं पर हाल ही में इसका आयोजन किया गया। इसमें आप देख सकते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने ही यानी कि भारतीय शूटर्स ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, और इसी के चलते पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा इंडिया। भारत ने यहाँ पर 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 33 मेडल जीते हैं। तो इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD के COP15 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जो UNCCD है इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। अब ये जो कन्वेंशन है इसी के तहत हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक मीटिंग होती है जिसमें दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं। इस बार ये सम्मेलन हुआ है एक अफ्रीकी देश में जिसका नाम है आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट के आबिदजान शहर में इस बार का UNCCD का COP15 सम्मेलन आयोजित किया गया। यहाँ पर आप इसके लोगों में भी देख सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछें कि भारत की तरफ से इसमें किसने हिस्सा लिया था, तो याद रखिए इसमें भारत का जो दल गया था उसको लीड किया था भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं यानी कि भूपेंद्र यादव ने। अब अगला सवाल देखते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस यूरोपीय देश ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया है? तो नाटो आपको पता है ये 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इस नाटो के अंदर जो 30 मेंबर्स हैं, अगर इनमें किसी भी कंट्री के ऊपर हमला होता है तो सभी के सभी 30 कंट्रीज पर हमला माना जाता है। तो ये जो नाटो कंट्रीज हैं इसमें हाल ही में 2 और कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया है। ये 2 कंट्रीज हैं स्वीडन और फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन करने का फैसला किया है और इसके लिए इन्होंने हाल ही में आवेदन भी किया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उपरोक्त दोनों। यहाँ पर आप जो फ्लैग देख पा रहे हैं इसमें राइट साइड में जो आपको फ्लैग दिख रहा है ये है फिनलैंड का फ्लैग और जो लेफ्ट साइड में है ये है स्वीडन का फ्लैग। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, क्योंकि इन दोनों ही कंट्रीज में आज के समय जो प्रधानमंत्री हैं वो महिला प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि स्वीडन में है मैग्डलेना एंडरसन और जो फिनलैंड के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शाना मारिन। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर भारत और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई फीचर फिल्म का क्या नाम है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी में इनका काफ़ी योगदान रहा है। आज के समय आपको पता है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भी शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछले ही साल शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई थी और
उसी उपलक्ष्य में एक फिल्म बनाई गई है भारत और बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से। इस फिल्म का नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर भारत और बांग्लादेश ने मिल करके जो संयुक्त रूप से फिल्म बनाई है उसका नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। और अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए रही क्योंकि जो कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है फ्रांस में, उसी दौरान भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री यानी कि अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका ट्रेलर लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा इस फिल्म का नाम है मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशन और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है श्याम बेनेगल। भारत के एक मशहूर निर्देशक हैं श्याम बेनेगल, जिन्होंने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। किस संस्थान ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो वेदर की जांच करने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा जो मौसम स्टेशन है ये हाल ही में स्थापित किया गया है माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर। आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8,848.86 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल टॉप से जस्ट 18 से 19 मीटर नीचे एक मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है जहां से मौसम की निगरानी की जाएगी। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन है। सो इसको किसने स्थापित किया है? नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने, यानी कि नेट जियो ने। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का आदेश 20 मई से लागू हो गया है। आपको बताना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अब कुल कितनी सीटें हैं। तो आप जानते हैं कि 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था और जो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर उसके बाद मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन करने के लिए, यानी कि यहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें सीटों का निर्धारण करने के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष थी रंजना देसाई। तो रंजना देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया, जिसका काम यह था कि जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र में सीटों का निर्धारण करना है। तो अब क्योंकि जो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का आदेश था वो 20 मई 2022 से लागू हो गया है, तो अब यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए, जब जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य हुआ करता था तो उस वक्त तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या थी वो थी 87, जिसमें से लद्दाख की भी 4 सीटें शामिल थी। लेकिन जब 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 83 सीटें आई, क्योंकि 4 जो सीटें थी वो लद्दाख में थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 डिवीजन हैं, एक तो जम्मू और दूसरा कश्मीर। तो इन 83 सीटों में से जम्मू डिवीजन के अंदर जो सीटों की संख्या थी वो थी 37 और कश्मीरी डिवीजन के अंदर सीटों की संख्या थी 46। फिर इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और इसी ने यहाँ पर सीटों का फिर से निर्धारण किया। तो अब क्या हुआ है कि जो जम्मू डिवीजन है इसमें 6 सीटें बढ़ा दी गई हैं, यानी कि जम्मू डिवीजन के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या हो गई है 43। वहीं जो कश्मीर डिवीजन था उसमें भी 1 सीट की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि कश्मीर डिवीजन में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या हो गई है 47। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब टोटल जो विधानसभा सीटों की संख्या हो गई है वो है 90, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 90 सीटें। अभी के समय जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है 90। यहाँ पर आपको कुछ और बातें याद रखनी है कि ये जो 90 सीटें अब हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में, इसमें से 7 सीटें जो हैं ये एससी समुदाय के लिए रिजर्व की गई हैं, 9 सीटें एसटी समुदाय के लिए रिजर्व की गई हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कश्मीरी पंडित समुदाय के 2 सदस्यों को विधानसभा के अंदर मनोनीत भी किया जाएगा। इनके पास बाकी जो निर्वाचित सदस्य होंगे उनके जैसे ही मतदान करने का भी अधिकार होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हैं उनके 2 लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जो कुछ भी बताया है ये सभी आपको याद रखना है। यहाँ पर आप अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार बैक करके आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव होने की भी संभावना है। फिर अगला सवाल आपके सामने है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। ये जो टूर्नामेंट है इसमें भारत की
एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं निकहत जरीन। जो निकहत जरीन हैं ये तेलंगाना के निजामाबाद जिले से आती हैं। तो इन्होंने इस बार के वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप के अंदर भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया है। अगला सवाल पूछा गया है कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। तो इस बार इसका आयोजन किया गया है तुर्की के इस्तांबुल शहर में। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो महिलाओं की हाल ही में हुई है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि इस्तांबुल तुर्की में इसका आयोजन किया गया। तुर्की ने ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 7 मेडल, जिनमें से 5 गोल्ड हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं। और भारत जो है यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा, क्योंकि भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं, जिनमें से एक है गोल्ड, सिल्वर एक भी नहीं है, ब्रॉन्ज है 2 मेडल। तो यहाँ पर जो भारत के 3 मेडलिस्ट हैं इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को निकहत जरीन ने, जिन्होंने फ्लाई वेट कैटेगरी में 52 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद निम्न में से किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो भारत के जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये हाल ही में 2 कैरेबियाई देशों की यात्रा पर गए हुए थे। और इन कंट्रीज में जाने वाले जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने हैं। ये 2 कंट्रीज हैं जमैका और दूसरा है सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। तो इन दोनों कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इनमें से किस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को 1 वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब राज्य में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, इनको हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 1 साल की जेल की सजा सुनाई है। तो जिस मामले के तहत इनको 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, ये मामला था 1988 का रोड रेज मामला, जिसमें गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। तो नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई है और इनको पटियाला जेल में भेज भी दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की आधारशिला रखी। तो आप जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर हर साल परशुराम कुंड मेला लगता है, जो कि लोहित जिले में आयोजित किया जाता है, क्योंकि यहीं पर परशुराम कुंड है और वहां पर परशुराम कुंड मेला लगता है। तो यहीं पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा की आधारशिला रखी गई है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप ने अपने विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कलाम 100 नाम का जो रॉकेट इंजन है इसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये जो भारतीय स्टार्टअप है इसने हाल ही में कलाम 100 नाम का एक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस इंजन का इस्तेमाल विक्रम-1 रॉकेट में किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इटालियन ओपन एक टेनिस का टूर्नामेंट था जिसका आयोजन हाल ही में किया गया। इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इटालियन ओपन 2022 की अगर हम बात करें तो मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं, और वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वियातेक ने, जो कि पोलैंड की हैं और ये आज के समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम शुरू किया है। लोक मिलनी जो है ये एक जनसंपर्क कार्यक्रम है जिसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य के लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं और उनकी शिकायतों का निवारण करते हैं। तो लोक मिलनी कार्यक्रम जो है इसको पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान ने शुरू किया है। इंडिगो एयरलाइंस के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे। इंडिगो एयरलाइंस के जो वर्तमान CEO हैं उनका नाम है रोनजॉय दत्ता, लेकिन ये 30 सितंबर 2022 को रिटायर होने वाले हैं। तो उसके बाद जो इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO होंगे उनका चुनाव हाल ही में कर लिया गया है, ये होंगे पीटर एल्बर्स। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और यही वो भारत की पहली एयरलाइन कंपनी है जिसने भारत का जो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है यानी कि गगन, उसका यूज करके अपने विमान को उतारा है। कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करेगा। आपने कई सारे OTT प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा जैसे कि हॉटस्टार, इसके अलावा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इस तरीके से कई सारे नाम आपने सुने होंगे।
तो ये पहली बार है जब किसी राज्य की सरकार इस तरीके से कोई OTT प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है और इस OTT प्लेटफॉर्म का नाम होगा सी स्पेस और इसको जो राज्य शुरू करेगा इस राज्य का नाम है केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, इन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट की है। अब यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, और दूसरा सवाल है थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने मई 2022 के थर्ड वीक के जो भी करंट अफेयर्स हो सकते थे वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।